हेलो दोस्तों एनसीईआरटी के साइंस निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 6 का जो साइंस स्टार्ट किए थे उसका 7वां चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पौधों के बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शानदार वीडियो का मज़ा लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर क्लास 6 का सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों तो यही चैप्टर है। इसमें बायोलॉजी का बहुत सारे चीज़ों के बारे में आप जानिएगा जो पौधा से क्या है रिलेटेड है। पौधा के बारे में यहाँ से आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पौधा क्या होता है। तो दोस्तों पौधा को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पौधा का जो मुख्य भाग होता है उसको हम लोग जानेंगे। जो भी पौधा होता है उसका जो मुख्य भाग होता है 3 भाग होता है। एक होता है पुष्प, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं। उसके बाद एक होता है फल, क्या होता है, फल। एक होता है तना, ठीक है, और एक होता है जड़ और एक होता है पत्ता। तो दोस्तों ध्यान रखना है, एक तो जड़ याद रखना है, ध्यान रखना है, एक पत्ता और एक तना, ये हो गया 3 मुख्य भाग। तो पेड़ जो बना होगा उसमें एक जड़ होगा, एक पत्ता होगा और एक क्या होगा, तना होगा। उसके अलावा उसमें एक फल होगा, ठीक है, जिसमें फल होता है उसका हम बात कर रहे हैं, और क्या होगा, और उसके साथ क्या होगा, फूल होगा। ये 5 जो हो गया अंग हो गया किसका, किसी भी पौधा का। तो पौधा में, ठीक है, ये 5 जो होते हैं मुख्य अंग होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। इसमें फिगर से ज़्यादा समझना है दोस्तों, इसीलिए फिगर पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, पौधों को कितने संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पौधों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, पौधों का कितना प्रकार होता है। तो पौधे जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शाक, एक होता है झाड़ी और एक होता है वृक्ष, जिसको हम लोग पेड़ भी बोलते हैं। अब दोस्तों तीनों में अंतर क्या है, देखिए, जब तना होगा, पतला तना होगा और हरा तना होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे शाक बोलेंगे। शाक में याद रखिएगा जो तना होगा दोस्तों बहुत ही पतला होगा। बहुत सारे फूलों में देखिएगा, ठीक है, बहुत सारे सब्जियों का तना देखिएगा पतला होगा और हरा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शाक बोलेंगे, ठीक है। और इसमें जो होगा दोस्तों यहाँ पे जो पत्ता निकला होगा ऊपर से निकला होगा। लेकिन वही अगर आप बात कीजिएगा झाड़ी का बात कीजिएगा तो झाड़ी नाम में है झाड़ी, बहुत सारा इसमें झाड़ होगा। तो यह जो होता है दोस्तों मोटा होता है। इसका जो तना होगा थोड़ा सा क्या होगा, मोटा होगा, मजबूत होगा, लेकिन उतना हरा नहीं होता है। और इसमें जो पत्ता सब निकलता है, ठीक है, ये सब कहाँ से निकलता है, नीचे से ही निकलता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, झाड़ी बोलेंगे। देख लीजिए झाड़ी समझ में आ जाएगा, झाड़ी, बहुत सारा झाड़ होगा इसमें, ठीक है। और वही बात करेंगे, अगर हम पेड़ का बात करेंगे तो पेड़ तो बहुत ऊंचा होगा। इसका तना जो होगा दोस्तों बहुत ही मोटा होगा और क्या होगा, भूरा होगा। पेड़ का जो तना होता है कैसा होता है, भूरा होता है। और इसमें जो पत्ता निकलेगा, डाली जो निकलेगा दोस्तों, वह जो तना होगा दोस्तों उस ऊपर निकलेगा। तो ऊपरी वाला भाग में क्या निकलेगा, इसमें पत्ता निकलता है। यहाँ पे पत्ता है दोस्तों, यहाँ पे नीचे से ही निकल रहा है, तना के निचले वाले भाग से ही निकल रहा है। अब वृक्ष के एग्जाम्पल में तो कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों, जितना भी पेड़ है उस सबके नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों शाक में याद रखेंगे, शाक का एकदम एग्जाम्पल पतला वाला जो रहे, जैसे झाड़ टाइप का नहीं बने, सीधा रहे और कम उसमें पत्ता रहे। जैसे मकई हो गया, पालक हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, मटर हो गया, बैगन हो गया, गुलाब हो गया, ठीक है, मिर्ची का पेड़ हो गया। जितना पतला होगा, सीधा होगा, कम पत्ता होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शाक बोलेंगे। झाड़ी हो गया तो झाड़ी मतलब देख के ही आप समझ सकते हैं, बहुत सारा फूल होता है जो झाड़ी के रूप में होता है और बहुत सारा फूल जो होता है दोस्तों साग के रूप में होता है। जैसे जंगली बेर हो गया, करौंदा हो गया, ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया, ये सब एग्जाम्पल हो गया झाड़ी का। अब दोस्तों हम लोग जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। साग किसे कहते हैं दोस्तों, तो साग का तना जो होता है हरा होता है और क्या होता है, मुलायम होता है। और यह आकार में क्या होता है, साग जो होता है दोस्तों आकार में क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और यह अक्सर इनमें कम शाखाएं होती हैं। साग में शाखा क्या होता है, कम होता है, पत्ता भी कम होता है। अगला है दोस्तों झाड़ी। झाड़ी किसे कहते हैं, तो झाड़ी में दोस्तों इनका जो तना होता है थोड़ा कठोर होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, किससे, साग से। और ठीक है, उतना मोटा नहीं होता जितना पेड़ में होता है, ठीक है, लेकिन मोटा होता है और कठोर होता है। इनकी शाखाएं तने के आधार से निकलती है। कहाँ से निकलता है, नीचे से ही निकलता है, तना से ही निकलता है, नीचे से निकलता है, तना के निचले वाले भाग से। तो इनको क्या बोलेंगे, झाड़ी बोलेंगे। झाड़ी मतलब बहुत झाड़ी होता है इसमें। अगला दोस्तों पेड़ किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं, तो पेड़ का दोस्तों जो तना होता है वो कठोर होता है, सुदृढ़ होता है और भूरा रंग का होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। और इनकी जो शाखाएं हैं दोस्तों वह ऊंचाई पर होती हैं, तना के ऊंचे वाले भाग से
क्या निकलता है, शाखा निकलता है, ठीक है। और यह आकार में बहुत ही बड़ा होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको इसको ध्यान रखना है, शाख का जो तना होगा हरा होगा, मुलायम होगा, पतला होगा, और आकार में क्या होगा दोस्तों, शाख जो होगा वो आकार में क्या होगा, छोटा होगा। और झाड़ी देखिएगा झुंड में होगा, झाड़ी में आर पार देखना मुश्किल होता है, बात समझे। ये शाख जो होगा इसे डंडी ऐसे खड़ा होगा, लेकिन झाड़ी जो होगा ऐसे ऐसे बहुत सारा झाड़ी से मिलकर बना होगा, जिससे एक ओर से दूसरी ओर देखना मुश्किल होता है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग समझ गए शाख क्या होता है, झाड़ी क्या होता है और पेड़ क्या होता है। अब हम लोग दोस्तों समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब कुछ और भी पौधे का एग्जाम्पल होता है। जैसे एक होता है दोस्तों आरोही लता। लता जो होता है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है विसर्पी लता और एक होता है आरोही लता। तो देखिए अपने भाषा में ध्यान रखिए, विसर्पी, विसर्पी मतलब होता है जो जमीन पर फैल जाए, जमीन पर फैल जाए। तो जो जमीन पर फैल जाता है उसको हम लोग बोलेंगे, वैसे लाता को बोलते हैं, कौन लाता बोलते हैं, विसर्पी लाता बोलते हैं। और जो जमीन से किसी सहारा लेकर किसी पेड़ पर या दीवार पर चढ़ जाए उसको हम लोग बोलते हैं आरोही लाता बोलते हैं। आरोही, आरोही मतलब याद रखिए आओ, तो आओ मतलब दीवार बुलाएगा या कोई पेड़ पौधा उसको बुलाएगा या कोई रस्सी लगा दीजिए उसके सहारे ये ऊपर चल जाता है। तो आरोही मतलब चलने वाला, किसी सहारा लेकर ये ऊपर चढ़ जाता है तो उसको बोलेंगे आरोही लता। और जो सांप की तरह इधर उधर जमीन पर रेंगता है उसको हम लोग बोलेंगे विसर्पी लता, ठीक है। तो दोस्तों आरोही लता जो होता है इसका तना क्या होता है, कमजोर होता है। तना दोनों का कमजोर है, लेकिन चढ़ने में माहिर कौन होता है, आरोही लता। विसर्पी लता चढ़ नहीं पाता है किसी सहारे की मदद से। यह जो होता है दोस्तों किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है, जैसे रस्सी दे दीजिए उसको, दीवार दे दीजिए या कोई पौधा ही दे दीजिए तो उस पौधा के ऊपर क्या होगा, चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मटर होता है दोस्तों, करेला होता है, अंगूर होता है, खीरा होता है, मनी प्लांट होता है, ये सब चढ़ने में माहिर होता है। रस्सी के सहारे या किसी पौधा पर, पेड़ पर ये चढ़ जाता है। अगला है दोस्तों विसर्पी लता। विसर्पी लता बता ही दिए दोस्तों, ये फैल जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों पौधे जिनका फल बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, ठीक है, और ये चढ़ नहीं पाते हैं, ये जमीन पर ही फैल जाते हैं। जैसे तरबूज हो गया दोस्तों, कद्दू हो गया। कद्दू मतलब दोस्तों कद्दू तो चला ही जाता है, कद्दू का मतलब यहाँ पे कोहड़ा का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक वाला अलग लिखता है, हम लोग कोहड़ा बोलते हैं। तो ये कोहड़ा को देख रहे हैं दोस्तों, तो ये कोहड़ा जो होता है दोस्तों उसी को हिंदी में बहुत जगह पर देखिए कद्दू बोला जाता है। तो कोहड़ा जो है दोस्तों यह अधिकतर देखिएगा जमीन पर ही रहेगा, कहीं कहीं ये चढ़ भी जाता है आप देखे होंगे, लेकिन इसको इसी में शामिल किया गया है। वही कद्दू का बात करेंगे दोस्तों, तो कद्दू भी चढ़ जाता है और बहुत जगह पर नीचे भी कद्दू रहता है, ठीक है। तो तरबूज हो गया, कद्दू हो गया और शकरकंद दोस्तों, यह सब जो है ये सब जमीन पर ही फलता है, ये चढ़ नहीं पाता है, ठीक है। चढ़ने में एक और होगा दोस्तों, कौन होगा, जैसे मनी प्लांट बताएं, मनी प्लांट का ये पौधा हो गया, बहुत माहिर होता है। और घर की खूबसूरती के लिए, ठीक है, विंडो को खूबसूरती के लिए हम लोग क्या करते हैं, विंडो पर या मेन गेट पर इसको हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत लगता है और यह चढ़ने में माहिर होता है और इससे हम लोग अलग अलग आकार देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जड़ का काम क्या होता है। दोस्तों जड़ क्या होता है बता दिए हैं, जो पेड़ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो जमीन में होता है उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। अब जड़ का दोस्तों काम क्या होता है तो सब जानते हैं। जड़ का काम क्या होता है दोस्तों, तो यह जमीन से क्या करता है, जल को खींचता है, पानी को खींचता है, फिर उसके बाद जो खनिज लवण होते हैं उसको निकालता है। तो खनिज लवण और जल को ढोने का काम करता है कौन, जड़, ठीक है दोस्तों। और यह क्या करता है, पौधा को मजबूती करना है। पौधा टिकेगा कैसे, जब इसको हम जमीन के अंदर रखेंगे तो जमीन इसको पकड़ के रखेगा, तो जमीन पकड़ के रखेगा तो किसको पकड़ के रखेगा, जड़ को। तो जड़ क्या होता है दोस्तों, यह मिट्टी में मजबूती के साथ जकड़ के रखता है और यही क्या करता है, यही पेड़ को मजबूती देता है, ठीक है। तो जड़ जो होता है दोस्तों पेड़ को मजबूत रखता है, जकड़ के रखता है मिट्टी के अंदर। और यह जो होता है दोस्तों जल और खनिज को क्या करता है, मिट्टी से निकालता है और पेड़ के पौधों के अनेक भाग को पहुंचाता है दोस्तों। इसीलिए जड़ को कहा जाता है स्थिरक। क्या बोला जाता है, स्थिरक। स्थिरक भी हम लोग बोलते हैं किसको, जड़ को, क्योंकि यह दोस्तों पौधों को क्या करता है, स्थिर करके रखता है। इसीलिए दोस्तों जड़ को हम लोग स्थिरक भी बोलते हैं। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जड़ कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जड़ जो होते हैं मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूसला जड़ और एक होता है रेशेदार जड़, जिसको झाकरा जड़ भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों नाम से ही जाहिर है, रेशेदार को पहले समझिए। रेशेदार जड़ बोलेंगे जिसमें रेशा हो, तो इसमें जितना भी जड़ होता है दोस्तों रेशा की तरह होता है और इसमें कोई मूल जड़ नहीं होगा, इसमें मूल जड़ नहीं होगा, मेन जड़ नहीं होता है, सब जड़ एक ही समान होता है। और ये किसके तरह होता है, रेशा की तरह होता है, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग रेशेदार जड़ भी बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है झकरा जड़, झकरा, झकरा, ठीक है।
लेकिन दोस्तों एक ऐसा जड़ होता है दोस्तों जिसमें ध्यान रखिएगा, एक मूल जड़ होगा, ऊपर से जो निकलेगा तना उसी का नीचे वाला भाग जाएगा, ये मूल जड़ होगा, और इसके बगल में छोटा छोटा जड़ होगा दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व जड़। क्या बोलते हैं? पार्श्व जड़। ठीक है, तो ये हो गया मूल जड़, जिसको बोलेंगे मूसला जड़। क्या बोलेंगे? मूसला जड़। तो मूसला जड़ का मतलब हो गया दोस्तों, इसमें एक मेन जड़ होता है और उसके अगल बगल में छोटा छोटा जड़ होता है। और रेशेदार जड़ में दोस्तों जो जड़ होता है वो रेशे की तरह होता है। अब दोस्तों उदाहरण आपको ध्यान रखना है, आगे भी बताएंगे। जितना भी पतला पत्ता वाला पौधा होता है, पतला पौधा वाला, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक है, मकई हो गया, इस सब का जो जड़ होगा दोस्तों रेशेदार होगा। रेशेदार होगा। पतला जब आएगा पत्ता तो उसका जड़ जो होगा दोस्तों रेशेदार होगा। और अगर पत्ता जो होगा दोस्तों चौड़ा में होगा, ठीक है, जैसे पीपल का हो गया, इस सब का जो चौड़ा में पत्ता आएगा दोस्तों, उसका जो जड़ होगा दोस्तों कैसा जड़ होगा? मूसला जड़ होगा। चौड़ा में आएगा तो मूसला जड़, और पतला पत्ता होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे उसका जड़ कैसा होगा? रेशेदार जड़ होगा। तो दोस्तों मूसला जड़ क्या होता है और रेशेदार जड़ क्या होता है, क्लियर हो गया। अब उसको हम लोग देख लेते हैं, उसका परिभाषा क्या होता है। दोस्तों मूसला जड़ क्या होता है? मूसला जड़ जो होता है जो दोस्तों मुख्य जड़ होता है, मेन जड़ होता है, और इससे छोटा छोटा जड़ जुड़ा होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व जड़ बोलते हैं। अगला है दोस्तों रेशेदार या झगड़ा जड़। किसे बोलते हैं? झगड़ा नहीं, झक्करा। झक्करा, यहाँ पे ग लिखा गया, क, झक्करा। झकरा जड़ किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको बता चुके हैं, रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, सब एक समान होते हैं, जैसे धान का, गेहूं का, मक्का का, इस सब के जड़ को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशेदार जड़ बोलेंगे। ठीक है, और इसका पत्ता कैसे होगा? लंबा होगा। और इसका पत्ता कैसे होगा? चौड़ा होगा। ठीक है, जैसे पीपल का हो गया, आम का हो गया, इस सब का जो जड़ होगा कैसा होगा? मूसला जड़ होगा। ठीक है, और जिसका लंबा पत्ता होता है उसका जड़ कैसा होगा? रेशेदार जड़ होगा। अब दोस्तों जड़ जो होता है दोस्तों उसके बारे में एक चीज और ध्यान रखेंगे। बहुत सारा पौधा ऐसा होता है दोस्तों जो अपने जड़ में भोजन को रखता है। तो उन पौधों का नाम बताइए जिनमें खाना जो है दोस्तों उनके जड़ों में संग्रह होता है, उनके जड़ों में रहता है। तो उसको याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया दोस्तों, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, टेपियोको हो गया, इस सब में दोस्तों जो भोजन होता है वो जड़ के रूप में संरक्षित रहता है, संग्रह रहता है। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे शेप होगा, लंबा थोड़ा शेप जाएगा। देखिए मूली का भी ऐसे शेप होता है, ठीक है, गाजर का भी ऐसे शेप होता है, मीठा आलू जो है उसका भी शेप कुछ ऐसे होता है, और शकरकंद जो है ऐसे तो गोला में होता है लेकिन पोच ऐसे निकला रहता है, देख लीजिए पोच निकला रहता है। ठीक है, तो इस सब को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इस सब को बोलेंगे हम लोग कैसा जड़ है? मतलब ये ऐसे जड़ है जिसमें भोजन संग्रह होता है। ठीक है, तो याद रखना है गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, ठीक है, और टेपियोका याद रखिएगा। ठीक है, ये सब क्या होगा? लंबा टाइप का होगा। देखिए सब लंबा टाइप का है, ये भी थोड़ा चौड़ा है लेकिन नीचे देखिएगा तो इसे पोछी टाइप का निकला रहता है। अब आते हैं दोस्तों तना का क्या कार्य होता है। तो तना दोस्तों हम लोग जान चुके हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और तना ही दोस्तों यह पेड़ को क्या करता है? आकृति देता है। और तना का दोस्तों डबल काम होता है, ऊपर से चीज़ों को नीचे ले जाना और नीचे से चीज़ों को ऊपर ले जाना। अब जड़ का दोस्तों काम तो हम लोग जान गए, यह पानी है, खनिज है, इस सब चीज़ को यहाँ पे ला देगा। अब यहाँ से ढोने वाला तो कोई चाहिए, तो ढोने वाला कौन है दोस्तों? तना है। तो ऊपर से कोई चीज़ लाना हो, ठीक है, और नीचे से कोई चीज़ ले जाना हो, दोनों के लिए काम करता है, कौन करता है? तना करता है। तो दोस्तों तना जो होता है जल खनिज को पत्ती तथा पौधों के अन्य भाग तक संवहन करता, पहुंचाता है। फिर भोजन जो होता है पत्ती से जो भोजन आ रहा है उसको भी अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो तना का डबल काम हो रहा है, एक तो नीचे से जल और पानी, नीचे से जल हो गया और जो खनिज हो गया, जल और खनिज को तना क्या कर रहा है? ऊपर पहुंचा रहा है, अलग अलग भागों में पहुंचा रहा है। फिर ऊपर से पत्ता से जो खाना मिल रहा है उसको भी नीचे सभी भागों में पौधा का पहुंचा रहा है। तो ये डबल काम की तरह काम करता है, डबल रोल हो गया इसका, नीचे से ऊपर चीज़ों को ले जाता है और ऊपर से नीचे चीज़ों को ले जाता है। इसीलिए दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं दो तरफ मार्ग की तरह काम करता है। और दोस्तों आपको बता चुके हैं यह आकृति भी प्रदान करता है। तो देखिए नीचे जैसे आकार है दोस्तों इस फिगर में देखिए, वैसा ही आकार ऊपर की तरह है। इसका मतलब हो गया ये दो तरफा काम करता है। इसका मार्ग जो होता है दो तरफा होता है, ऊपर से नीचे ले जाएगा और नीचे से चीज़ों को ऊपर ले जाएगा। नीचे से जल और खनिज को ऊपर ले जाता है, अलग अलग पौधों को भाग को देता है, और पत्ता में जो खाना बनता है उसको यह ढोकर, ठीक है, पौधे के अलग अलग भागों को देता है। तो ऊपर से खाना ले जाएगा
और नीचे से क्या ले जाएगा, जल और खनिज ले जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो अपने खाना को, ठीक है, तना के रूप में रखते हैं। किसके रूप में, तना के रूप में। तो अभी हम लोग देखे थे कुछ ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों जो अपने भोजन को किसके रूप में रखते हैं, जड़ के रूप में रखते हैं। उसी तरह कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपने खाना को किसके रूप में रखते हैं, तना में छुपा कर रखते हैं। जैसे प्याज हो गया, जैसे गोल गोल जितना भी आएगा दोस्तों, थौसल होगा, थौसल होगा तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, तना है, ये हो गया। उसी तरह दोस्तों क्या हो गया, लहसुन हो गया। उसी तरह बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों आलू हो जाएगा। ठीक है, तो आलू हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया। ठीक है, ये सब जो होगा दोस्तों, ठीक है, ये सब जो होगा दोस्तों वो किस रूप में होगा, वो अपने तना के रूप में खाना को रखता है। ठीक है, और आलू भी हो जाएगा, आलू भी किस में आएगा, तना में आएगा। और मीठा आलू जो होगा वो किस में आएगा, तो वो आ जाएगा आपका किस में, जड़ में। ठीक है, तो ये सब तना वाला खाना है। ठीक है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया। हल्दी और अदरक एक जैसा है। ठीक है, हल्दी और अदरक हो गया, प्याज और लहसुन एक जैसा है, और आलू हो गया। ये सब जो दोस्तों क्या होगा, यह अपना खाना को संग्रह रखेगा किसके रूप में, तना के रूप में। ठीक है दोस्तों, जड़ के बारे में और तना के बारे में हम लोग जान लिए। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पत्ता का क्या काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों पत्ता के बारे में आप जानते ही होंगे, यह ऊपर वाला भाग होता है। ठीक है, और नीचे भी होता है, मतलब तना से जुड़ा होता है शाखा, और शाखा में क्या होता है, शाखा में पत्ती लगा होता है। ठीक है, तो दोस्तों पत्ता का काम क्या होता है, तो पत्ता जो होता है दोस्तों, यह जो होता है भोजन बनाता है। क्या बनाता है, भोजन। ठीक है, भोजन बनाएगा, और यह क्या करेगा, भोजन बना लेगा, फिर भोजन को अपने अंदर दोस्तों मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में जमा कर लेता है। फिर इसका बांटने का काम किसका होता है, तो तना का होता है। फिर वहाँ से भोजन को उठाता है, और तना जो होता है दोस्तों, पौधा का अलग अलग जो भाग होता है, वहाँ तक उस भोजन को, उस खाना को क्या करता है, पहुँचाता है। ठीक है, तो पत्ता जो होता है दोस्तों खाना बनाता है, और इसे अपने अंदर मंड के रूप में, मतलब स्टार्च के रूप में जमा करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। दूसरा काम क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है दोस्तों, जब अधिक पानी हो जाएगा, जब जड़ बहुत सारा पानी लाएगा तो कुछ पानी तो बच जाएगा, नाप के तो जड़ पानी लाया नहीं है, तो जो पानी बच गया उसको क्या करेगा दोस्तों, यह वाष्पित करेगा। क्या करेगा, वाष्पित करेगा। और पत्ता जो होता है दोस्तों, जल को जो वाष्पित करता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन कौन करता है, पत्ता करता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पानी को बाहर निकालना। तो पानी को वाष्प के माध्यम से बाहर निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। और यह कौन करेगा, तो यह करेगा पत्ता। जैसे हम लोग पानी जब पीते हैं तो जो एक्सेस पानी होता है वो छन के मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। उसी तरह पत्ता जो है दोस्तों, जो अधिक पानी होगा उसको वाष्पित कर देता है, उसको वाष्प बना के उड़ा देता है। ठीक है, और वो वाष्प जो होगा वायुमंडल में चला जाएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पत्ता खाना कैसे बनाता है। दोस्तों पत्ता को खाना बनाने के लिए जरूरी होता है पहले प्रकाश जो मिलेगा उसको सूर्य से मिलेगा, सूरज से मिलेगा। उसके बाद पानी जो उसको जड़ से मिल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको वायुमंडल से मिल जाएगा, और क्लोरोफिल जो उसके अंदर उपस्थित होता है। तो पत्ता को खाना बनाने के लिए 4 चीज़ों का होना जरूरी होता है, एक प्रकाश का, एक पानी का, एक कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल दोस्तों पौधा में उपस्थित होता है, हरे पौधों में, और प्रकाश सूरज से मिल जाता है, और पानी उसको जड़ के द्वारा जमीन से मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वायुमंडल से मिल जाता है। और इन 4 चीज़ों से मिलाकर वो जो होता है दोस्तों, पत्ता जो होता है खाना बना लेता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश जो संश्लेषण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, और निकलता है, क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो खाना कौन बनाएगा, पत्ता बनाएगा। किसके उपस्थिति में, प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। और यह क्या लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। और कौन गैस को छोड़ेगा, तो ऑक्सीजन गैस को छोड़ेगा। कब, जब वो खाना बनाएगा तब। और बिना प्रकाश के वो खाना नहीं बना सकता। इन चारों में कोई चीज़ का कमी होगा तो खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों वाष्पोत्सर्जन क्या होता है आपको बता चुके हैं। पौधों का जो पत्ता होता है, पौधों का जो पत्ता होता है वह अतिरिक्त जल को अपने पत्तों के द्वारा वाष्पित करता है, जिस कारण बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। वाष्पोत्सर्जन का मतलब हो गया पानी को निकालना। कौन निकालता है, पत्ता। किसके माध्यम से, उसको वाष्प बना के। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, पत्ता का कितना भाग होता है। दोस्तों पत्ता का मेन जो होता है 4 भाग होता है। एक पर्णवृत्त होता है, एक शिरा होता है, एक मध्य शिरा होता है, और एक पट्टल होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो
पत्ता होता है जिससे वो जुड़ा रहता है तना के साथ, ठीक है, या शाखा के साथ, उसको बोलेंगे हम लोग पर्णवृत्त। इसको क्या बोलेंगे? पर्णवृत्त बोलेंगे, ठीक है। और यह जो, ठीक है, नस की तरह जो दिख रहा है, हमारे बॉडी में जो नस होता है, सीरा होता है, उसकी तरह पौधों में भी होता है। क्योंकि पौधा में तना जो होगा, तना हर जगह तो होगा नहीं, तो भोजन को पहुंचाना है, बाकी चीज़ों को पहुंचाना है, पानी को पहुंचाना है, खनिज को पहुंचाना है अलग अलग भागों में पौधों को, तो कौन पहुंचाएगा? सीरा पहुंचाएगा, नस पहुंचाएगा, जिस तरह हम लोग में पहुंचाता है, ठीक है। तो सीरा जो है दोस्तों, उसको बोलेंगे नस। तो ये जितना भी देख रहे हैं, इस तरह बहुत सारा नस दिखाई देगा, सीरा दिखाई देगा, पतला पतला धारी की तरह होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? शीरा। क्या बोलेंगे? शीरा। और बीच वाला दोस्तों यह मेन शीरा होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मध्य शीरा। क्या बोलेंगे? मध्य शीरा। ये बीच में होता है। 3 चीज हो गया। दूसरा दोस्तों, पूरा ये जो पत्ता है, इसको हम लोग बोलेंगे पटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पटल, ठीक है। तो पौधा में एक सिरा हो जाएगा, और जो बीच वाला सिरा होगा उसको मध्य सिरा बोलेंगे, पूरा पत्ता को पटल बोलेंगे, और पत्ता जिससे जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? पर्णवृत्त बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो हो गया आपका पर्णवृत्त हो गया, जिससे जुड़ा है। पूरा पौधा का जो भाग है, पत्ता का जो भाग है, उसको पटल बोलेंगे। ये वाला आपका मध्य सिरा हो गया, और ये जितना भी नस दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? सिरा बोलेंगे। क्लियर है? अब दोस्तों ध्यान रखना है कुछ और बातों को। एकल पत्ती किसे कहते हैं? तो जब शाखा से, किसी पेड़ के शाखा से एक ही पत्ता निकलेगा तो उसको एकल पत्ती बोलेंगे। जब 2 पत्ता निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जोड़ीदार जमावट बोलेंगे। और जब बहुत सारा पत्ता निकलेगा किसी पेड़ के शाखा से तो उसको हम लोग बोलेंगे गुच्छेदार जमावट, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पर्णवृत्त किसे कहते हैं? तो बता दिए, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तना से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? पर्णवृत्त बोलते हैं। फलक या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पटल किसे कहते हैं? तो पत्ती का जो चपटा भाग होता है, हरा भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फलक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पटल भी बोलते हैं। अगला है दोस्तों, सिरा किसे कहते हैं? तो आपको बता चुके हैं, पत्तियों की सतह पर नस जैसी बनी संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। क्योंकि जो पौधा का जो भी भाग होगा वहाँ तक जल का, लवण का या खाना जो पहुँचाएगा, कौन पहुँचाएगा? सिरा पहुँचाएगा। अगला है दोस्तों, मध्य सिरा किसे कहते हैं? तो पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य सिरा बोलते हैं। अगला है सिरा विन्यास किसे कहते हैं? देखिए, सिरा विन्यास को समझ लीजिए अच्छा से, क्योंकि इस पे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सिरा विन्यास किसे कहते हैं? देखिए, तो ये वाला अगर पत्ता देखिएगा, मोटा वाला, और एक पत्ता होता है लंबा वाला, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो इसका जो सिरा होगा ऐसे होगा, जाली टाइप का सिरा होगा। तो जिस पत्ता में जाली टाइप का सिरा होगा, ठीक है, सिरा विन्यास किसको बोलते हैं? तो जितना भी सिरा है उसके डिजाइन को हम लोग बोलते हैं सिरा विन्यास। तो पत्तियों पर सिरा द्वारा बनाया गया डिजाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिरा विन्यास बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, सिरा विन्यास दोस्तों 2 तरह का हो गया। मोटा जो पत्ता, ये वाला पत्ता जो है चौड़ा वाला, ठीक है, और ये पतला वाला पत्ता हो गया। चौड़ा वाला पत्ता में देखिएगा अधिकतर आपको जाली टाइप का सिरा मिलेगा, ऐसे ऐसे जाली टाइप का। तो इसको हम लोग बोलेंगे जालिका रूपी सिरा विन्यास। क्या बोलेंगे? जालिका रूपी सिरा विन्यास। और लंबा वाला जो पत्ता होगा उसमें जो सिरा मिलेगा एक दूसरे का क्या मिलेगा? पैरेलल मिलेगा, समानांतर मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर सिरा विन्यास। क्या बोलेंगे? समांतर सिरा विन्यास। तो 2 तरह का सिरा विन्यास हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका जालिका रूपी और एक हो जाएगा समांतर। लंबा पत्ता होगा तो उसका जो सिरा विन्यास होगा, नस का जो डिजाइन होगा कैसा होगा? समानांतर होगा। और अगर पत्ता जो है चौड़ा है तो चौड़ा पत्ता में दोस्तों उसमें जो सिरा होता है, नस जो होता है, उसका डिजाइन कैसे होगा? तो जाली टाइप का होगा, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक है। तो सिरा विन्यास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जालिका रूपी सिरा विन्यास और एक होगा समांतर सिरा विन्यास। जालिका रूपी सिरा विन्यास किसे कहते हैं? तो ऐसी पत्तियां जिनमें सिराएं मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी बनी होती है। मध्य सिरा के दोनों ओर कैसे बना होता है? जाल की तरह बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक है। और जब समानांतर बना रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर रूपी सिरा विन्यास। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे देखिए, इसमें जो सिरा विन्यास बना पैरेलल बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे समानांतर सिरा विन्यास। लंबा पत्ता होगा, और जब इस तरह का बनेगा चौड़ा पत्ता में, ठीक है, ये जो मिड रिब है मध्य सिरा, उससे ऐसे जब बनेगा जाली टाइप का बनेगा तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जालिका रूपी सिरा विन्यास। एक हो जाएगा जालिका रूपी चौड़ा पत्ता में, और पतला पत्ता में हो जाएगा समांतर रूपी सिरा विन्यास। सिरा विन्यास का मतलब हो गया सिरा का डिजाइन, ठीक है।
अगला है ऐसी पत्तियां जिनमें सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। क्लियर हो गया। अब दो बिंदु का ध्यान रखिएगा। अगर एक ऐसा बीज है जिसमें एक ही बीज है, ठीक है, एक ही बीज है, और देखिए आम को देख लीजिए दो बीज से बना होता है, ठीक है, मतलब एक बीज का दो भाग होता है। चना को देख लीजिए एक बीज होता है लेकिन उसके अंदर दो भाग होता है। तो ऐसा बीज जिसमें दो भाग हैं और एक ऐसा बीज जिसमें एक भाग है, तो एक भाग वाला जो बीज होगा उसको एक बीजीय पौधा बोलेंगे, ठीक है। और जिसके अंदर दो बीज होगा, दो भाग होगा एक बीज का, उसको द्विबीजीय पौधा बोलेंगे। तो एक बीजीय पौधा जो होगा दोस्तों, जैसे मकई हो गया, धान हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया, इस सब में क्या होगा दोस्तों, तो एक बीजीय में जो पौधा होगा उसका पत्ता लंबा होगा। क्या होगा? लंबा। तो एक बीजीय पौधा में पत्ता जो होगा लंबा होगा और इसका जो सिरा विन्यास होगा वो कैसा होगा? समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर, पैरेलल होगा। और द्विबीजीय मतलब दो बीज से अगर कोई पौधा बना है, जैसे चना हो गया, ठीक है, उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें आप देखिएगा उसका पत्ता कुछ ऐसे होगा, चौड़ा होगा, चौड़ा होगा, और उसका जो सिरा विन्यास है उसका डिजाइन कैसा होगा? तो उसका सिरा विन्यास का डिजाइन जो होगा दोस्तों जालिका रूपी होगा, जालिका रूपी। तो याद रखिएगा। तो एक बीजीय पौधों का सिरा विन्यास समानांतर होता है तथा इनका जो जड़ होता है दोस्तों, और जड़ कैसा होगा? तो जड़ होगा झकड़ा। जैसे पतला होगा, याद रखिएगा, पतला पत्ता का जो जड़ होगा वो क्या होगा? झकड़ा होगा, झकड़ा, रेशेदार टाइप का होगा। जैसे आप किसका देखेंगे? गन्ना का देख लीजिए, मकई का देख लीजिए, धान का देख लीजिए, गेहूं का देख लीजिए, झकड़ा होगा। और जिसका पौधा चौड़ा होता है वो दो बीज वाला पौधा से बना होगा, और उसका जो सिरा विन्यास होगा जालिका होगा, और उसका जो जड़ होगा, जड़ कैसा होगा? तो जड़ हो जाएगा आपका मूसला जड़। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बीजीय पौधों का सिरा विन्यास क्या होगा? समानांतर होगा, और इसका जो जड़ होगा क्या होगा? झकड़ा या रेशेदार जड़ होगा। द्विबीजीय पौधों का जो सिरा विन्यास होगा जालिका रूपी होगा, और इनका जो जड़ होगा कैसा जड़ होगा? मूसला जड़ होगा, ठीक है। अब दोस्तों अब बात करते हैं बीज के बारे में। दोस्तों बीज क्या होता है? तो बीज को जानते ही हैं, किसी भी पौधों का जो जन्म होता है बीज से ही होता है, ठीक है। तो बीज का काम क्या होता है? तो बीज से नए पौधों का क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। अब बीज भी ऊपर बता चुके हैं, दो तरह का होगा। एक ऐसा बीज होगा जो एक भाग होगा, कुछ ऐसा बीज होता है जिसके अंदर दो भाग होता है, ठीक है। तो दोस्तों बीज के अंदर, बीज का दो भाग हो गया, एक हो गया ऊपर वाला जिसको छिलकोइया बोलते हैं, और अंदर वाला एक भाग हो गया जिसको गूदेदार भाग बोलते हैं, ठीक है। तो बीज के अंदर दोस्तों, छिलकोइया के अंदर जो गूदेदार भाग होता है दोस्तों, उसी को हम लोग बीज पत्र बोलते हैं। तो बीज पत्र किसे बोलते हैं? तो बीज के अंदर जो गूदेदार भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीज पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो बीज पत्र किसी किसी में क्या होगा? एक होगा, और चना इस समय देखिएगा दोस्तों, तो बीज पत्र का संख्या कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। अगला है दोस्तों बीज पत्र का कार्य क्या होता है। दोस्तों बीज पत्र का काम क्या है? तो देखिए, इस बीज से जब कोई पेड़ बनना स्टार्ट होगा तो ये पेड़ कैसे बनेगा? उसको तो पोषण चाहिए, तो ज़मीन से तो जुड़ा हुआ नहीं है, इसको अभी ज़मीन में नहीं रखे हैं। तो शुरुआत में जब पेड़ जो बड़ा होता है बीज से, जैसे चना हो गया, चना को अगर आप घर में भी रखिएगा तो उसमें से पेड़ निकलने लगता है चना का, ठीक है। तो वो जो छोटा पेड़ बना है जिसको अंकुरित चना बोलते हैं, तो वो जो पेड़ बन रहा है उसको तो भोजन चाहिए। अब ज़मीन में तो है नहीं, जब भोजन मिले तो वो भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसके अंदर जो गुद्दा होता है उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, और अंदर जो गुद्दा होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीज पत्र बोलते हैं। तो कोई भी बीज दोस्तों वो जब बढ़ता है, पेड़ के रूप में बढ़ने लगता है, तो वो अपना भोजन पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? बीज पत्र से प्राप्त करता है। तो बीज पत्र का काम समझ में आ गया। यह शिशु पौधों को, जो छोटा पौधा होता है शुरुआत में जो अभी चल रहा है, उसको यह भोजन देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसको ज़मीन में रखेंगे तब अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। शुरुआती जो भोजन है वो कौन देता है? बीज पत्र देता है। यह शिशु पौधों को पोषित करता है तथा शिशु पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व देता है। कौन देता है? बीज पत्र। काम समझ गए? बीज पत्र के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक बीजी पत्र और एक द्विबीजी पत्र। एक बीजी पत्र क्या है? जिनमें एक बीज पत्र होता है, जैसे मकई हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया। और द्विबीजी पत्र किसको बोलेंगे? जो दो बीज पत्रों से मिलकर बना है, ठीक है, उसे द्विबीजी पत्र बोलेंगे। जैसे चना हो गया, ठीक है, बहुत सारा दाल होता है, अरहर का दाल, मूंग का दाल, ये सब जितना भी दाल देखिएगा अधिकतर ये द्विबीजी पत्री होता है, ठीक है। पौधों का तीन भाग हम लोग जान चुके हैं। तना क्या होता है, जड़ क्या होता है, पत्ता क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे फूल के बारे में। फूल बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है पौधा का। अब हम लोग समझेंगे फूल क्या होता है और उसका कौन कौन सा भाग होता है और उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों फूल का पहले भाग को हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके कामों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, फूल का जो भाग होता है मुख्य रूप से चार भाग होता है जिसको आपको ध्यान रखना है।
एक होता है अंकुड़ी, अंकुड़ी से पहले आपको समझना है पुष्पासन। एक होता है पुष्पासन, एक होता है अंकुड़ी, और बहुत सारा अंकुड़ी को हम लोग बोलते हैं बाह दलपुंज बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है पंखुड़ी, और बहुत सारा पंखुड़ी को मिलाकर दलपुंज भी बोलते हैं। उसके बाद होता है पुंकेसर, और बहुत सारे पुंकेसर को मिला के पुमंग बोलते हैं। उसके बाद होता है स्त्री केसर, और बहुत सारा स्त्री केसर को मिलाकर जयांग भी बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों नाम को ध्यान रखना है, कभी दलपुंज बोलेगा कभी पंखुड़ी बोलेगा, तो पंखुड़ी को ही बोलेंगे दलपुंज, क्योंकि बहुत सारे पंखुड़ी को दलपुंज बोलेंगे, बहुत सारे पुंकेसर को पुमंग बोलेंगे, और बहुत सारे स्त्री केसर को मिलाकर जयांग बोलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे अंकुड़ी को मिलाकर बाह दलपुंज बोलेंगे। तो बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए दोस्तों एक एक चीज़ हम लिख दिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो देखिए, फूल जो होता है दोस्तों, फूल जिस पे होता है, फूल का जो पूरा भार, ये फूल हो गया, फूल का जो पूरा भार जिस पे होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। तो पुष्पासन बोलेंगे, ठीक है। वह भाग जिस पे पूरा फूल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुष्पासन बोलेंगे। जैसे ये वाला भाग जो है दोस्तों, वह क्या हो गया? ये पुष्पासन हो गया। क्या हो गया? पुष्पासन। क्लियर है? तो फूल का जो सबसे नीचे वाला भाग होगा, जिस पे पूरा फूल का भार होगा, पूरा फूल उससे जुड़ा होगा, उस भाग को हम लोग बोलेंगे पुष्पासन बोलेंगे। क्लियर हुआ? पुष्पासन वह भाग है जो सबसे निचला भाग होता है, फूल का, फूल जो होता है उसका भार उसी पे होता है, और पूरा फूल का भाग जो होता है इसी से जुड़ा होता है। क्लियर? अब पुष्पासन के बाद जो अगला होता है उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंकुड़ी। क्या बोलते हैं? अंकुड़ी। जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखिए, यह जो फिगर है उसको आप ध्यान से देखिएगा तो एक चीज आपको समझ में आएगा। क्या आएगा? फूल को जो सुरक्षित रखता है, बाहरी एक हरा कलर का, ठीक है, एक कवर होता है, हरा कलर का एक कवर होता है जो क्या करता है? फूल को सुरक्षित रखता है। फूल को क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। इसको हम लोग बोलेंगे बाह्यदल। क्या बोलेंगे? बाह्यदल, या इसी को आप बोलिएगा बाह्यदल पुंज, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को हम लोग प्यार से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अंकुड़ी। एक रहेगा तो बोलेंगे अंकुड़ी, और बहुत सारा है इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्यदल पुंज बोलेंगे। तो ये बाहरी होता है। तो पुष्पासन के बाद जो नंबर आएगा वो किसका आएगा? अंकुड़ी का आएगा। और बहुत सारे अंकुड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्यदल पुंज बोलेंगे। और बाह्यदल पुंज बोलिए तब, या बाह्यदल बोलिए तब, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? बस ये फूल को सुरक्षा करके रखता है। फूल तो बहुत मुलायम है, और फूल मुलायम है तो उसको सुरक्षा देना है, जो चोट वोट न लग जाए जब तक खिला हुआ नहीं है, तो इसको सुरक्षित है। जब खिल जाएगा तो क्या होगा? बादल बाहर आ जाएगा और फूल उसमें से खिल जाएगा, फैल जाएगा। बात समझे? जैसे ये फूल फैल गया, अब बादल जो होगा नीचे आ जाएगा, तो बादल जो है फूल को सुरक्षित रखता है जब तक वो खिले नहीं। जैसे खिलता है, फूल फैलता है, फिर बादल नीचे की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, बाह्यदल के अंदर वाला ये जो मेन फूल है, जो महकता है, जिसको देखकर हम लोग आकर्षित होते हैं, तो आकर्षित फूल का कौन सा भाग करता है? अंदर वाला जो चमकीला है, रंग है, सुगंध है, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे पंखुड़ी। क्या बोलेंगे? पंखुड़ी। तो अंकुड़ी का अंदर वाला भाग हो गया पंखुड़ी। तो पंखुड़ी में क्या होगा? रंग होगा। यही सब लोगों को क्या करता है? आकर्षित करता है। इसमें अलग अलग रंग होता है, बहुत सारा रंग होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फूल। हम लोग जो फूल बोलते हैं मतलब इसी को बोलते हैं। बात समझे? तो ये अलग अलग कलर का हो सकता है। अंदर वाला ये जो भाग हो गया, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पंखुड़ी बोलेंगे। तो अंकुड़ी के बाद किसका नंबर आ गया? पंखुड़ी। और बहुत सारे पंखुड़ी को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? दलपुंज बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो पहले आया नीचे वाला भाग को क्या बोलेगा? पुष्पासन। पुष्पासन से पूरा फूल जो है जुड़ा होता है। अब पुष्पासन के बाद किसका नंबर आएगा? अंकुड़ी। अंकुड़ी क्या करता है? तो फूल को सुरक्षित रखता है। अंकुड़ी के अंदर वाला जो भाग आएगा उसको क्या बोलेंगे? पंखुड़ी। पंखुड़ी अलग अलग कलर का होता है, उसमें रंग आता है। उसी को देखकर हम लोग क्या करते हैं? उसके तरफ आकर्षित होते हैं, या कोई भी चीज़ फूलों की तरफ आकर्षित हो रहा है उसी को देखकर। बात समझे? अब दोस्तों उसके अंदर दो चीज़ और होता है, एक होता है मर्द और एक होता है औरत। बात समझे? मर्द को दोस्तों, मर्द वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, मतलब पुरुष। जो पुरुष वाला भाग होता है, फूल के अंदर एक पुरुष होगा और एक क्या होगा? एक महिला होगी। तो एक मर्द हो गया, एक औरत हो गया। तो जो मर्द है फूल के अंदर, उस भाग को हम लोग दोस्तों बोलेंगे पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। तो हई वाला जो भागवा देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। बहुत सारा पुंकेसर होगा, तो यह हो गया पुंकेसर। अब बहुत सारा पुंकेसर को मिलाकर दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? पुमंग बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। पुंकेसर एक को बोलेंगे, और बहुत सारा पुंकेसर को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? पुमंग। तो पुमंग बोले तब, पुंकेसर बोले तब, मतलब हम लोग को सेम समझना है। पंखुड़ी बोले तब, दलपुंज बोले तब, सेम। बाह्यदल पुंज बोले तब, या अंकुड़ी बोले तब, सेम चीज। ठीक है,
ये हो गया आपका, मतलब 4, इसमें 4 दिया तो यहाँ पे 4 हो गया एकदम जेंट्स, पुरुष। अच्छा, अब पुरुष है तो इसमें महिला भी होगी। देखिए अब इसमें जो महिला वाला भाग है, जो औरत वाला भाग है, और निश्चित है मर्द की संख्या ज़्यादा होगा और औरत की संख्या कम होगा, बॉस होगी ये। तो ये जो बॉस जी हैं, औरत, लेडी, सिंघम, बॉस, उनका संख्या यहाँ पे कितना दिखाया गया? 1 दिखाया गया है, ठीक है, 1 ही होगा। और इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। और इसी को जयांग भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। तो मर्द वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? फुल का पुकेसर या पुमंग बोलेंगे। और जो स्त्री वाला भाग है, औरत वाला जो भाग है, उसको स्त्री केसर या जयांग बोलेंगे, ठीक है। फूल को जो बाहर से सुरक्षा देता है उसको बाह दलपुंज बोलेंगे, अंकुरी बोलेंगे। फूल का जो मेन भाग होता है जिसमें सुगंध होता है, अलग अलग कलर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग पंखुड़ी बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे। तो ये 4 भाग हो गया क्लियर। और फूल जिस पे, ठीक है, खड़ा है, जिस पे अड़ा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुष्पासन बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये चारों भाग और पुष्पासन को मिलाकर आपको ध्यान रखना है, तब भी आगे का बात आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर हो गया बाह दल क्या होता है, या बाह दल पुंज क्या होता है, दल पुंज क्या होता है, और पुमंग क्या होता है, और जयांग क्या होता है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, ये जो मर्द वाला पार्ट था फूल का, जिसको हम लोग पुकेसर बोले थे, पुमंग बोले थे, वो 2 भाग में बढ़ जाता है। ऊपर वाला जो भाग होता है बहुत मेन भाग होता है, ठीक है, इसी से आगे का क्रिया होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे प्राग कोश। क्या बोलेंगे? प्राग कोश। और डंडी वाला जो भाग है दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे तंतु। क्या बोलेंगे? तंतु, या पुतंतु भी बोलते हैं, तंतु बोलेंगे या पुतंतु। तो जो मर्द वाला भाग है पुंकेसर जो है, पुमंग जो है, उसका 2 भाग हो गया, एगो हेड और एगो टेल। टेल जो है दोस्तों, ये जो खड़ा है उसको बोलेंगे हम लोग तंतु, ठीक है, फिलामेंट जिसको बोलते हैं। और ऊपर वाला जो भाग है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राग कोश। क्या बोलेंगे? प्राग कोश, ठीक है। और इसी पराग कोशवा में छोटा छोटा, इसी पराग कोशवा में छोटा छोटा दाना टाइप का होता है, जो आगे प्रजनन में काम आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पराग कण। याद रखिएगा, ये आ गया पराग कण। तो क्लियर है? जो पुंकेसर है, पुमंग जो है दोस्तों, वो 2 भाग होता है, एगो हेड वाला और एगो टेल वाला। टेल वाला को क्या बोलेगा? तंतु। और हेड वाला को क्या बोलेगा? पराग कोश। और पराग कोशवा के अंदर क्या होता है? छोटा छोटा दाना होता है, जिसको क्या बोला जाता है? पराग कण बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब औरतिया वाला पार्टों में जाइए, स्त्री केसर वाला भाग में जाइए। तो फूल का जो स्त्री केसर होता है दोस्तों, यह स्त्री केसर हो गया। स्त्री केसर को देखिएगा फूला होगा। ऐसे भी लड़की लोग, औरत लोग अधिकतर किसी किसी बात को लेकर छोटा हो या बड़ा हो फूल जाती हैं, उसी तरह ये भी फूला रहता है। अब औरत या कोई लड़की कभी कभी फूलती है बात को लेकर, लेकिन ये फूल वाला हिस्सा जो है अधिकतर फूला हुआ ही रहेगा। समझ गए? तो फूल वाला जो औरत का नेचर है, वही नेचर यहाँ पे भी है, जो समाज में है, ठीक है। तो दिल पे नहीं लेना है, समझने के लिए बताएं आपको। यहाँ पे जो होगा दोस्तों, जो औरत वाला भाग है, जो स्त्री केसर का भाग है, जयांग जो है, वो बीच में फूला होता है। तो ऊपर वाला जो है दोस्तों, ये वाला जो है हेडवा जो है, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। और हाई जो पैपुआ है, इसको बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे? वर्तिका। आई जो फूला हुआ भाग है नीचे वाला, इसको बोलेंगे अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय, ठीक है दोस्तों। तो 3 भाग हो गया दोस्तों। जो जयांग था उसका 3 भाग हो गया। क्लियर है? तो दोस्तों जो जयांग था, स्त्री केसर था, उसका ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोले? वर्तिकाग्र बोले। और उसके नीचे वाला जो भाग है जस्ट पाइप की तरह, उसको बोलेंगे वर्तिका। और जो फूला हुआ भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंडाशय। क्लियर है? तो स्त्री केसर या जयांग का 3 भाग हो गया, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय फूला होगा, और ऊपर वाले भाग को बोलेंगे वर्तिकाग्र, और बीच वाला भाग को बोलेंगे वर्तिका। अब दोस्तों ध्यान रखना है, जैसे छोटा छोटा दाना पराग कोश में था, जिसको पराग कण बोले थे मर्द वाले पार्ट में, ठीक है, पुंकेसर में, उसी तरह स्त्री केसर में भी तो कुछ दाना होगा। और वही जो है, ठीक है, पुंकेसर का और स्त्री केसर का, वो दोनों दाना मिलेगा तब ना आगे का काम होगा, और नया पौधों का जन्म होगा, बीज का जन्म होगा। तो यहाँ पे अंडाशय के अंदर भी छोटा छोटा दाना होता है, छोटा छोटा दाना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड, ठीक है। तो मर्द का जो दाना था पराग कोश में, उसको पराग कण बोलेंगे। और औरत के मतलब स्त्री केसर के जो अंडाशय में जो फूला हुआ था, उसके अंदर जो छोटा छोटा दाना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजांड बोलेंगे, ठीक है। तो पराग कण और बीजांड जो हो गया, दाना टाइप का हो गया। जैसे आप तुलना कर सकते हैं, मर्द का जैसे हम लोग में मेल का होता है स्पर्म, और लेडी का होता है ओवम, उसी तरह प्लांट में भी
जो मर्द वाला पार्ट होगा पुंकेसर होगा, उसका जो स्पर्म होगा वो परागकण हो जाएगा, और जो लेडी होगा मतलब स्त्रीकेसर होगा उसका जो ओवम होगा वो किसकी तरह हो जाएगा, बीजांड की तरह हो जाएगा। समझने के लिए समझ लीजिए, क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे फूल का काम क्या है। तो फूल का काम क्या है दोस्तों, तो दोस्तों फूल जो होता है पौधों का जनन अंग होता है। फूल जो होते हैं फूल के अंदर जनन होते हैं और उसके वजह से नया बीज बनता है और बीज से फिर पौधों का निर्माण होता है। तो फूल बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी पौधा को उगाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, जन्म देने के लिए। दोस्तों पुष्पासन किसे कहते हैं बता दिए हैं। यह फूल का वह हिस्सा होता है जिसके सिरे पर पूरा फूल का भार होता है, पूरा फूल इसी से जुड़ा होता है। अगला है दोस्तों बाह्य दल या अंकुरी किसको बोलते हैं। तो यह क्या होता है, यह फूल का बाहरी भाग होता है, छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, लगता है जो छोटा छोटा पत्ता है लेकिन पत्ता से ये मोटा होता है, ठीक है। और यह पंखुड़ियों को, अंदर जो फूल होता है पंखुड़ियों को बंद करके रखता है और उन्हें सुरक्षा भी देता है। अगला है दोस्तों पंखुड़िया किसको बोलते हैं, जिसको दलपुंज भी बोलते हैं। यह खिले हुए फूल का मुख भाग होता है, प्रमुख भाग होता है। तो कली जो होता है दोस्तों, कली मतलब अभी फूल नहीं खिला है, तो कली जो फूल का कच्चा भाग होता है, अभी फूल नहीं खिला है उसको कली बोलेंगे, जब खिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फूल बोलेंगे। तो यह खिले हुए फूल का प्रमुख भाग होता है। इसका अलग अलग कलर होता है, अलग अलग फूलों में अलग अलग क्या होगा, कलर होगा। अगला है पुंकेसर किसे कहते हैं, तो बता दिए हैं। फूल का जो नर भाग होगा, जो मर्द वाला भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे, या इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, पुंगमांग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका दो भाग हो गया, एक हो जाएगा आपका पराग कोश और एक हो जाएगा तंतु। पराग कण किसे बोलते हैं, तो पराग कोश में उपस्थित छोटे छोटे जो गोल संरचनाएं होती हैं, जो दाना टाइप का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। क्लियर हुआ। अगला है दोस्तों स्त्री केसर किसे कहते हैं, तो बता दिए हैं, ठीक है। पुष्प का जो मादा भाग होता है, जो औरत वाला भाग होता है, उसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। यह पुष्प के केंद्र में रहता है, केंद्र में रहता है, फूला हुआ रहता है, ठीक है। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तो स्त्री केसर का है दोस्तों 3 भाग होते हैं, जिसको बता दिए। वर्तिकाग्र ऊपर वाला भाग, उसके बाद वर्तिका होता है, और उसके बाद नीचे वाला जो फूला रहता है उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है। तो ये हेड रहेगा, एकदम हेड बॉस। तो पहले हो जाएगा बाह्य दल पुंज, उसके बाद दल पुंज, उसके बाद आएगा आपका पुकेसर आएगा, पुमंग, और उसके बाद क्या आएगा, स्त्री केसर आएगा। अगला है अंडाशय किसे कहते हैं, ठीक है। तो अंडाशय किसे कहते हैं दोस्तों, तो यह स्त्री केसर का सबसे निचला वाला भाग होता है जो फूला रहता है। बीजांड किसे कहते हैं, तो अंडाशय में उपस्थित जो छोटा छोटा दाना होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड। और मर्द में पराग कोश में जो छोटा छोटा दाना होता है पुकेसर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परागकण। परागकण हो गया अलग। अब देखिए परागन किसको बोलते हैं, तो परागकण का आसानी से समझिए, परागकण का, परागकण का, ठीक है, वर्तिकाग्र तक जो है औरत वाला पार्ट था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब परागकण का, ठीक है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जो पहुंच रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे परागन। परागन मतलब परागकण का पहुंचना। तो परागकण के पहुंचने को हम लोग क्या बोलेंगे, परागन। और कहां पहुंचेगा, तो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर है, पुकेसर का जो परागकण होता है उसका स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागन, ठीक है। परागकण पहुंचा स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक। अगला है पुंज फूल किसे कहते हैं, तो दोस्तों ऐसा फूल जिसमें अंकुरी हो, पंखुड़ी हो, पुकेसर हो, स्त्री केसर हो, चारों भाग हो जो फूल में होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पूरा फूल है, पुंज फूल है। ऐसा फूल दोस्तों जिसमें से चारों में से कोई एक गायब हो, या 2 गायब हो, या 3 गायब हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपूर्ण फूल। कोई एक गायब होगा तो अपूर्ण फूल उसको बोलेंगे। अगला है एक लिंगी फूल किसको बोलते हैं, तो दोस्तों ऐसा फूल जिसमें कोई एक लिंग हो, या तो स्त्री केसर हो या तो पू केसर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक लिंगी फूल, ठीक है। जैसे पपीता हो गया, ठीक है, सफेद सहतूत हो गया, मक्का हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया। अगला है दोस्तों नर फूल किसको बोलेंगे, तो ऐसा फूल जिसमें केवल पू केसर हो, केवल पू केसर, मतलब ये दोनों जो होता है नर फूल या मादा फूल, एक लिंगी फूल होता है, एक लिंग होता है। तो एक लिंग में अगर पू केसर होगा, मर्द वाला पार्ट होगा, तो उसको बोलेंगे नर फूल। और ऐसा फूल जिसमें केवल स्त्री केसर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मादा फूल बोलेंगे, ठीक है। अगला है द्विलिंगी फूल किसे बोलते हैं, तो ऐसा फूल जिसमें पू केसर भी हो और स्त्री केसर भी हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विलिंगी फूल। जैसे सरसों हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया। अगला है दोस्तों उभयलिंगी फूल किसको बोलते हैं, तो ऐसा फूल जिसमें पुरुष जो है, पुरुष जनन अंग जो है दोस्तों, वो मादा प्रजनन अंग की तुलना में जल्दी विकसित हो जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे उभयलिंगी फूल। जैसे नारियल, तो नारियल में जो पुरुष वाला जो प्रजनन अंग है वो जल्दी विकसित हो जाता है, जल्दी परिपक्व हो जाता है, किसके तुलना में, मादा प्रजनन के तुलना में।
अगला है दोस्तों अलिंगी फूल किसे बोलते हैं? तो अलिंगी फूल उसको बोलते हैं जिसमें कोई लिंग नहीं होता है, ना ही उसमें पुंकेसर होता है और ना ही उसमें स्त्री केसर होता है, उसको हम लोग अलिंगी फूल बोलते हैं। अगला है दोस्तों गुलर का फूल कब खिलता है? तो गुलर का फूल दोस्तों कभी नहीं खिलता है, इसीलिए दोस्तों गांव में यह कहा जाता है जो गुलर का फूल खिलते हुए देख लेगा उसको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत धन मिलेगा, ठीक है, उसका सारा मुराद पूरा हो जाएगा। क्योंकि गांव के लोग जो कहा था वो समझता होगा कि गुलर का फूल खिलता ही नहीं है, लेकिन लोग उसको नहीं समझ पाता है, बहुत लोग समझता है तो उसको आपको क्या करता है, चैलेंज दे देता है। तो गुलर का फूल तो खिलेगा ही नहीं, तो आप देखेगा कैसे, और बोल देगा जो भाई देख लीजिएगा तो पूरा आपका मुराद पूरा हो जाएगा, बहुत पैसा मिलेगा, ये वो। हम लोग भी बचपन में सुनते थे तो हम लोग इंतजार में रहते थे कि गुलर का जो फूल है कब खिलेगा, और गाँव के लोग से पूछते थे तो कहते थे 12 बजे या 1 बजे रात को खिलेगा, कोई कहता नहीं रात भर जगे रहिए कभी भी खिल सकता है। तो समझ गए उसका लोचा क्या है। अगला दोस्तों परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों परागण जो होता है, समझ गए परागण क्या होता है? पराग कण का पहुंचना वर्तिकाग्र तक, उसी को परागण बोलते हैं। 2 तरह का होगा, एक स्वयं परागण और एक होगा पर परागण। तो एक ही पौधा के स्त्रीकेसर से पुंकेसर में जो परागण होगा उसको स्व परागण बोलेंगे। और एक फूल इधर है, एक फूल इधर है, अब एक फूल से दूसरे फूल में जो परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर परागण बोलते हैं, ठीक है। स्व परागण किसे बोलते हैं बता ही दिए, जब परागण वायु के द्वारा हिलने से एक ही फूल में होता है उसे स्व परागण कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, दलहन हो गया, मक्का हो गया। पर परागण किसे बोलते हैं? जब परागण किसी माध्यम के द्वारा अलग अलग फूलों से होता है उसे पर परागण बोलते हैं। जैसे कमल में पर परागण होता है, कैसे होता है? भौरों के द्वारा। रेफ्लेसिया में पर परागण होता है हाथी के द्वारा, और ओल्फिया में परागण होता है, पर परागण होता है कीट के द्वारा। दोस्तों याद रखेंगे, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल होता है और ओल्फिया सबसे छोटा फूल होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन कहाँ होता है? निषेचन दोस्तों अंडाशय में होता है, ठीक है, औरत वाला जो भाग है, ठीक है। युग्मनज बड़ा होकर किसका निर्माण करता है? तो युग्मनज जो है दोस्तों बड़ा होकर भ्रूण का निर्माण करता है। अगला है भ्रूण विकसित होकर क्या बनाता है? तो भ्रूण विकसित होकर फल बनाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। युग्मनज जो होता है कैसे बनता है ये इंपोर्टेंट है। तो एक नर युग्मक, एक हो गया मेल वाला और एक हो गया मादा युग्मक, एक मादा युग्मक हो गया और एक नर युग्मक हो गया, दोनों मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? युग्मनज का निर्माण करेगा, ठीक है, युग्मनज का निर्माण करेगा। और भ्रूण कोश कैसे बनेगा? तो एक हो गया आपका नर युग्मक और 2 हो गया आपका मादा युग्मक, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करेगा? भ्रूण कोश का निर्माण करेगा, ठीक है। और यह भ्रूण कोश जो है उसका काम क्या है? तो यह भ्रूण को क्या करता है? पोषण देता है। भ्रूण को क्या करेगा? पोषण। तो इसे बन जाएगा ये 2 जो है, एक मर्द का एक औरत का, ये क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, यह जो भ्रूण कोश बन रहा है उसमें एक नर युग्मक होगा और 2 होगा आपका क्या? मादा युग्मक, और यह 3 हो गया, और ये तीनों मिलकर क्या बनाएगा? यह बनाएगा भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश का काम है भ्रूण का पोषण करना, भ्रूण को खाना देना, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों, भ्रूण कोश का कार्य क्या है? यह भ्रूण को पोषण देता है। अगला है भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है? तो एक नर युग्मक और 2 मादा युग्मक जो ऊपर आपको पता है मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अगला है अंडाशय परिपक्व होकर किसका निर्माण करता है? अंडाशय जब विकसित हो जाएगा तो ये फल का निर्माण करता है। फूल खिलने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अगला है फूल का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। रात वाले फूल का दलपुंज कैसा होता है? सफ़ेद होता है, कोई देखने वाला तो होगा नहीं, तो सफ़ेद है ना होगा। और कोई भी चीज़ कब दिखाएगा? उजाला में दिखाएगा, लाइट में दिखाएगा, तब तो रंगीन होगा। और दिन वाले फूल का दलपुंज कैसा होगा? रंगीन होगा, तब तो लोगों को आकर्षित करेगा। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ तो दिखाएगा, समझे। तो दोस्तों इस तरह क्लास 6 का जो 7वां चैप्टर था पौधों के बारे में जानिए। पौधों के बारे में हम लोग हर एक चीज़ जान गए। 6 क्लास के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बायोलॉजी का पौधा के बारे में एक बेस बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें दोस्तों हम लोग चैप्टर 8 को हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 6 का। तो बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।